Am I audible? Can you hear me? आईडी इंस्टॉल हो गया, पहला प्रोग्राम, पहली एप्लीकेशन चल गई विदाउट एनी इश्यूज, एवरीथिंग वर्क करेक्टली, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गई आईडी में? बढ़िया। अब मैं आपको स्कैनर यूज करना आईडी पे और बता देता हूं कि अगर आपको कभी स्कैनर क्लास यूज करने पड़े अपनी आईडी में तो आप ये कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरेज। चलिए समझिए। तो मैं आईडी रीलॉन्च कर रहा हूं। हमारा लास्ट लेक्चर का जो कोड था वो ये था, ऑनलाइन जावा बैच। सो आई ओपन दैट प्रोजेक्ट, ऑनलाइन जावा बैच 3। इसमें सचिन पैकेज में हमने एक प्रोग्राम बनाया था, test.java। नाउ लेट्स डिजाइन अनदर प्रोग्राम जिसकी मदद से हम दो नंबरों को ऐड करेंगे। एज आई सेड, आप चाहें तो नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो कल स्टेप्स लिए थे उन्हें फॉलो करके, और आप चाहें तो इसी सचिन पैकेज में नया प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मैं सचिन पैकेज में आकर नया प्रोग्राम डिजाइन कर रहा हूं, जिसके लिए मैं सचिन पैकेज पे राइट क्लिक करके जावा क्लास सेलेक्ट करूंगा और यहां अपनी क्लास का नाम देंगे। तो मैंने अपनी क्लास का नाम दिया एडिशन। एज यूजुअल आईडीई आपको एक ब्लैंक क्लास बनाकर दे देगा जो हमारे केस में है एडिशन। यहां पर आप मेन बनाएंगे बिल्कुल कल के जैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पूरा ना लिखते हुए सिर्फ psvm लिखकर आप एंटर स्ट्राइक कर दें। अपने आप एक्सपैंड हो जाएगा ये इनटू पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको स्कैनर क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जिसके लिए आपका स्टेटमेंट होगा स्कैनर केबी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये लिखते ही नोटिस करिए एरर आएगी। एरर दिख रही है आपको? कैसे पता आपको एरर आ रही है? कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं आपके एरर आ रही है? वो रेड कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, जब भी कोड में एरर आएगी रेड कलर की आपको स्क्विगलीज दिखेंगी। ये जो कर्ली लाइंस आप देख रहे हैं ना, दे आर कॉल्ड स्क्विगलीज। तो रेड कलर की जब भी आपको कर्ली लाइंस या स्क्विगलीज दिखें, समझ आइएगा कोड के अंदर एरर है। अगर आप जानना चाहते हैं एरर क्या है तो माउस का पॉइंटर इस पे ले जाके रखिए, तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जो आपको बताएगा आपके कोड में एरर क्या है। अब अगर ये नोटपैड होता तो हम लोग ऊपर इंपोर्ट खुद लिखते। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, है ना? नेटबीन्स में आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप स्कैनर पे राइट क्लिक करिए और ढूंढिए यहाँ इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिल रहा है। ध्यान से देखिए, इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिल रहा है। यस, वी गेट फिक्स इंपोर्ट। जैसे ही फिक्स इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली नेटबीन्स आपसे पूछेगा आपको यही क्लास इंपोर्ट करनी है, java.util.scanner। तो आपका जवाब होगा यस। जैसे ही आप ओके करेंगे ऊपर देखिएगा आपको स्कैनर का ऑटोमेटिकली इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा। दिख रहा है? और नीचे से एरर भी ड्रॉप हो गई। सो एज अ डेवलपर आपको इंपोर्ट भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आईडीज आपके लिए ऑटो इंपोर्ट कर देते हैं। देन कल की तरह system.out.println विल राइट एंटर फर्स्ट नंबर। या आपने यूजर से पहला नंबर डिमांड करा और अपन ने कहा इंटीजर a इक्वल टू। अब आईडी का एक और फीचर देखिए, ये केबी कौन है? जल्दी बोलिए, हु इज दिस केबी? वेरी गुड, केबी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो जब आप आईडी में किसी भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ डॉट लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस के पास जितने मेथड्स अवेलेबल हैं आईडी सबकी दिखाने लगता है आपको लिस्ट। राइट? इसमें से आपको जो भी चाहिए
वो आप सेलेक्ट कर लें। तो हम लोग को चाहिए नेक्स्ट इंट, राइट? तो यहाँ लिखिए आप नेक्स्ट, आई टाइप करिए तो आपको नेक्स्ट इंट दिख जाएगा, और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो आपको इससे रिलेटेड पूरी हेल्प मिलेगी, यानी कि इस मेथड का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ये मेथड क्या करता है, कैसे काम करता है, किस तरीके के एक्सेप्शंस थ्रो करता है, ठीक, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट? तो मैंने सेलेक्ट करा नेक्स्ट इंट, फिर मैंने कहा इंटीजर b इज इक्वल्स टू kb डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये सेकेंड वेरिएबल सेकेंड इनपुट हो गया। फिर हमने कहा c इक्वल टू a प्लस b, तो सम आ गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एज यूजुअल एस आउट टैब, और यहाँ लिख दिया आपने सम इज प्लस सी, ठीक। अब रन करना है, राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए रन फाइल। जैसे रन फाइल सेलेक्ट करेंगे आउटपुट विंडो आ जाएगी। आउटपुट विंडो आपसे नंबर्स मांगेगी, तो मैंने कहा फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 20, सम आ जाएगा हमें 30। आप चाहे तो यहाँ एक मैसेज और डाल सकते हैं ताकि यूजर को एक क्लैरिटी मिल जाए कि अब उसे सेकेंड नंबर देना है। नाउ रन द कोड, तो बिल्कुल प्रॉपर जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही बिहेवियर और आउटपुट ये कोड आपको देगा। यहां भी याद रखिएगा, अगर आपने इनपुट में नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल दी, लेट्स से आपने टाइप कर दिया हेलो, क्या होगा? गुड, प्रोग्राम थ्रो करेगा एक्सेप्शन, सेम एक्सेप्शन जो आप पहले भी नोटपैड के थ्रू जब कोड लिखते थे तो कमांड प्रॉम्प्ट पे देख चुके हैं, विच इज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। समझ आ गया? यस, आउटपुट विंडो की फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? यहां पर जाकर ये नोटिस करिए लार्जर फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है? आउटपुट विंडो पे राइट क्लिक करिए और यहाँ लार्जर फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए या कंट्रोल और अप एरो प्रेस कर दें, ठीक है? कोड विंडो की फॉन्ट साइज अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में आपको ऑप्शंस मिलेगा, ऑप्शंस में आपको मिलेगा फॉन्ट्स एंड कलर्स, यहां से आकर आप अपना फॉन्ट चूज कर सकते हैं और यहां से आप उसका साइज चूज कर सकते हैं जो भी आपको देना हो। समझ आया? एक बार फिर देख लीजिए, टूल्स, टूल्स से ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में जाने के बाद फॉन्ट एंड कलर पे आए और यहां से आपने सेलेक्ट करा। आउटपुट विंडो की बताई तो मैंने आपको, राइट क्लिक करेंगे और यहां है लार्जर फॉन्ट, चलिए बढ़े आगे। अब हम आईडी क्लोज करते हैं, आते हैं वापस व्हाइट बोर्ड पे। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जावा। आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को C++ में देख चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज एरेज। अब आप मुझे बताइए आपको एरे के बारे में क्या क्या याद है? जितना आपको सी लैंग्वेज में याद है आप बताएं, फिर मैं बताता हूं जावा सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में एरे को कैसे देखती है। तो आप बताइए। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ डेटा एलिमेंट स्टोर्ड एट कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, राइट, बिल्कुल सही। सी के डेवलपर्स ये मानते हैं एरे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का कलेक्शन है और एरे की वैल्यूज मेमोरी में कंटीन्यूअस फॉर्म में स्टोर होती हैं। यस और नो? होती हैं। जावा भी बिल्कुल ये बात मानती है। जावा में भी जब आप एरे बनाते हैं तो उसमें आप सिमिलर काइंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स रख सकते हैं। जावा में भी जब एरे बनता है तो उसे मेमोरी कंटीन्यूअस एलोकेट होती है। लेकिन जावा में एरे को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कंपेयर्ड विद सी लैंग्वेज। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। डिफरेंस ये है कि जावा में एरेज आर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स,
आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, जावा में एरेज आर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स। अब आप दिमाग दौड़ाइए, अगर जावा में एरेज को ऑब्जेक्ट्स मानते हैं तो इसका मतलब जो बातें ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल हैं वो एरे पे एप्लीकेबल होंगी। ये कौन कौन सी बातें? नंबर 1, जावा में ऑब्जेक्ट न्यू से बनता है। यस, तो जावा में एरे भी न्यू से बनता है। जावा में ऑब्जेक्ट हीप एरिया में रहता है। जावा में ऑब्जेक्ट्स का घर मेमोरी का हीप एरिया होता है। यस, तो जावा में एरेज भी मेमोरी के हीप एरिया में रहते हैं। नंबर 3, जावा में ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए। यस, तो जावा में एरे को रेफर करने के लिए भी आपको एरे रेफरेंस चाहिए। In the world of Java, if you want to refer to arrays, you will require an array reference. तो अब मैंने जो जो बोला, let me write them down. ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ना। तो in Java, just like C and C++ languages, comma, an array is a collection of similar kinds of data elements, similar kinds of data elements stored at continuous memory locations. Stored at continuous memory locations. But in Java, there is one thing which makes arrays different than arrays of C or C++. And it is that in Java, arrays are objects. Right? Now, because of that, we must remember following points about arrays in Java. Pehla point, since arrays are treated as objects by Java, so they also are created dynamically. Yes or no? एग्री करते हैं? जावा में ऑब्जेक्ट्स डायनेमिक हैं, जावा में एरेज भी डायनेमिक हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू क्रिएट एन एरे we use the keyword new, just like we use it to create an object. Clear? Third point, since they are dynamically created, so they live on heap area of memory. ये मेमोरी के हीप एरिया में रहते हैं। क्लियर हुआ? इनका घर मेमोरी का हीप एरिया होता है। नेक्स्ट, another very important point, because they are dynamic, comma, they don't have any name. एरेज का जावा में कोई नाम नहीं होता। so we require a reference to refer to an array, and this reference is called array reference. तो जावा में कितनी तरह के रेफरेंसेस होते हैं? जावा में दो तरह के रेफरेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस और एक एरे रेफरेंस।
ओके, तो एरेज डायनेमिक है, एरेज रन टाइम पे बनते हैं, एरेज मेमोरी के हीप एरिया में रहते हैं, और क्योंकि वो हीप एरिया में रहते हैं उनका कोई नाम नहीं होता, उन्हें रेफर करने के लिए इसलिए आपको चाहिए होता है उनका रेफरेंस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? राजकुमार हैज अ डाउट, हीप एरिया क्या होता है? राजकुमार, हीप एरिया रैम का वो एरिया होता है जहां रन टाइम पे चीजें क्रिएट होती हैं। आपने हीप एरिया आज तक नहीं सुना? कभी नाम नहीं सुना आपने हीप और स्टैक का प्रोग्रामिंग में? तो ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सी करिए, खुद ही करिए। खुद से ही पढ़ी है सी आपने? कैसे पढ़ी है? अगर किसी मेंटर ने पढ़ाई होगी, किसी गाइड ने पढ़ाई होगी तो उसने जरूर बताया। यूट्यूब से पढ़ी है? यूट्यूब पे तो अच्छे चैनल्स हैं, उन्होंने नहीं बताया हीप और स्टैक के बारे में, तो फिर तो गड़बड़ है, ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ो, दोबारा पढ़ो, ध्यान से देखना, मिस कर गए होगे आप उस चैनल पे कुछ वीडियोस। अगर उसने सी का पूरा कोर्स डाला है तो जरूर डाला होगा उस बंदे ने हीप क्या है और स्टैक क्या है। सर एरे ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्लास कौन सी है? बहुत बढ़िया सवाल है विकास, विवेक, बहुत ही बढ़िया सवाल है। थोड़ी सी पेशेंस रखो विवेक, मैं बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। अगर एरे ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्लास कौन सी है? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्लास के तो ऑब्जेक्ट बनते नहीं है। पक्का? यस, आज तक जितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी है, बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका जवाब थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी हम कोड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फिर मैं इस सवाल का जवाब आपको देता हूँ। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द एग्जांपल्स। अब बात आती है आप ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करेंगे, आई मीन एरे कैसे क्रिएट करेंगे जावा में। तो आज आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर होगी। बताइए क्या? आप बहुत दिनों से उस चीज को देख रहे हैं, आज आपको पहली बार पता चलेगा ये ऐसा क्यों है। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा होगा आपको? नहीं याद आ रहा ना? आप लोग जब भी मेन के पैरामीटर में ARGS लिखते हैं, ARGS का ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ते हैं ना? छोड़ते हैं ना? जब से जावा में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है तब से आप ये सुनते आ रहे हैं कि ARGS एक एरे है, लेकिन रिकॉल करिए यहाँ कुछ साइज नहीं देते ना आप। आज आपको समझ में आएगा यहाँ साइज क्यों नहीं देते हैं, और दे देते हैं तो एरर क्यों आती है। अगर मैं यहाँ साइज देने की कोशिश करूं, जैसे मैंने यहाँ 2 दे दिया, तो प्रोग्राम क्यों देने लगता है एरर। तो आज आप इस बात को भी समझेंगे। चलिए, तो आते हैं वापस। आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि सिंटेक्स बहुत कुछ नई चीजें बातें, नए कॉन्सेप्ट्स आपको बताएगा रिगार्डिंग जावा। ठीक, तो जावा में जो एरे को क्रिएट करने का स्टेप्स हैं वो 2 हैं। ठीक है, और इसका सिंपल सा कारण ये है कि क्योंकि जावा में एरेज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें क्रिएट करने के आपको 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आप सबको पता है वो 2 स्टेप्स होते हैं, एक में आप रेफरेंस बनाएंगे और एक में आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यही होता है ना, ऑब्जेक्ट बनाने के भी 2 स्टेप्स। ऑफ कोर्स ये 2 स्टेप्स आप क्लब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका क्रिएटिंग एरे रेफरेंस। सबसे पहला स्टेप होता है क्रिएटिंग एरे रेफरेंस। एरे रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आप मेंशन करते हैं उसकी डेटा टाइप। डेटा टाइप मेंशन करने के बाद आप मेंशन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करने के बाद आप मेंशन करते हैं आपके एरे रेफरेंस का नाम, जिस भी नाम से आप एरे रेफरेंस को बनाना चाहते हो। और अगर आप भूले ना हो तो मैंने आपको डे 1 पे बोल दिया था, जावा में स्क्वायर ब्रैकेट और जो एरे का नाम है वो दोनों अपनी जगह बदल सकते हैं ना, राइट? तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं, जो रिकमेंडेड तरीका है वो पहला वाला तरीका है, राइट? अगर आप जावा की स्टैंडर्ड कोडिंग गाइडलाइंस पे जाएं तो ये जो फर्स्ट वे है ये रिकमेंडेड है।
आपको इसे यूज करना चाहिए, ठीक है। ये भी चलता है, ऑल्दो इट वर्क्स बट नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड नहीं है जावा की तरफ से। रिकमेंडेड पहला वाला स्टाइल है जिसमें आप एरे रेफरेंस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ला रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसे एरे का नाम नहीं बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे ये एरे का रेफरेंस है, ठीक। अब सवाल आता है, अगर ये रेफरेंस है तो एरे कैसे बनेगा? क्या अभी तक एरे नहीं बना? तो जवाब है नहीं, अभी तक एरे नहीं बना, अभी तक सिर्फ एरे का रेफरेंस क्रिएट हुआ है। देन एरे बनाने के लिए आपका स्टेप 2 होगा, विच इज क्रिएटिंग द एक्चुअल एरे, ठीक है। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो सारी कहानी, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप होगा क्रिएटिंग द एक्चुअल एरे, और एक्चुअल एरे क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे एरे रेफरेंस का नाम जो भी आपने दे रखा है, ARR BRR जो भी आपने दिया है, इज इक्वल टू न्यू, जो जावा का कीवर्ड है, न्यू के बाद डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके एरे की साइज। आ रहे समझ दोनों स्टेप्स आपको? ठीक है। अब इसको जरा मैं आपको विद डायग्राम कोडिंग के थ्रू दिखाता हूं। तो मेरा पहला स्टेप है एरे बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, I'll write int square bracket ARR. This will be my first step. अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या बनाया है हमने, int square bracket ARR लिखकर ये हमने क्या बनाया है, तो आप ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि हमने एरे बना दिया है। ये एरे नहीं है, ये कौन है? ये एरे का रेफरेंस है। तो अगर मैं बोलूंगा इसको कैसे पढ़ोगे, अगर कोई इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज ARR, तो क्या पढ़ के आएंगे अपन? तो आप बोलेंगे, हम इंटरव्यू में पढ़ेंगे ARR is a reference. ARR is a reference to an array of integers. ARR is a reference to an array of integers. ये लाइन का ये प्रोनाउंसिएशन होगा। आप कभी इसे नहीं पढ़ेंगे कि ARR is an array, आप हमेशा पढ़ेंगे ARR is a reference to an array of integers. अब सवाल आता है तो ऐसा करने पर मेमोरी में पिक्चर क्या बनेगी? तो जवाब है ऐसा करने पर मेमोरी में ARR नाम का एक रेफरेंस बनेगा, राइट। और इस रेफरेंस में क्या होगा? इस रेफरेंस में अभी कुछ नहीं होगा, इस रेफरेंस में अभी कुछ नहीं आएगा, ये कहीं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, और ये एरे नहीं है। तो जवाब है नहीं, ये कोई एरे नहीं है, ये एक रेफरेंस है जिसका काम है एरे का एड्रेस रखना, और एरे अभी क्रिएट हुआ नहीं है। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आप लिखेंगे, ध्यान दें, ARR is equals to न्यू INT स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10, राइट। क्या होगा इसका इफेक्ट? ARR इक्वल टू न्यू INT 10। तो जवाब है इसका इफेक्ट ये होगा कि जो ARR अभी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा था, वो अब कहां पॉइंट करने लगेगा? वो पॉइंट करने लगेगा एक 10 इंटीजर्स के एरे को। ओके, अभी बताइए, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है कि राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है? जल्दी बोले, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे सॉल्व होता है प्रोग्रामिंग में, लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट? स्टेटमेंट का राइट पार्ट क्या है? न्यू INT 10। क्या करेगी जावा न्यू INT 10 के कारण? जल्दी बोलिए, जावा न्यू INT 10 के कारण क्या करेगी? जावा आपके कंप्यूटर के हीप एरिया में एक एरे क्रिएट करेगी। गौर से सुनिएगा, एक एरे क्रिएट करेगी। जावा आपके कंप्यूटर की रैम के हीप एरिया में एक एरे क्रिएट करेगी। कितने बाइट्स का? 40 बाइट का। वन इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट, सो 10 इंटीजर्स विल ऑक्यूपाई 40 बाइट्स। जावा 40 बाइट्स का एक एरे क्रिएट करेगी। इस 40 बाइट्स के एरे के अंदर जावा मेंटेन करेगी 10 इंडेक्सेस, करेगी 0 से लेकर 9 तक। ओके, हर इंडेक्स के अंदर यानी सेल में, याद कीजिए, बाय डिफॉल्ट न्यू सबको इनिशियलाइज करता है, तो ये सब के सब बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज होंगे 0 से। और अगर मैं मान लूं इस एरे का बेस एड्रेस 2000 है,
तो आपके इस ARR के अंदर जावा लाकर स्टोर करेगी 2000। तो ये ARR किसे पॉइंट करेगा? ये ARR एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करने का काम करेगा। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं इस ARR को क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे ARR इज कॉल्ड एज एरे रेफरेंस। इसका नाम होगा एरे रेफरेंस। और ये कौन है? तो आप बोलोगे ये जावा के लिए एरे ऑब्जेक्ट है। दैट इज एन एरे ऑब्जेक्ट एंड ARR इज एन एरे रेफरेंस। अब आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि ARR के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं उन्हें ब्लैंक क्यों छोड़ा जाता है। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है क्यों छोड़ा जाता है? इसलिए छोड़ा जाता है ब्लैंक क्योंकि वो अपने आप में एरे नहीं है, वो एक पॉइंटर बन रहा है। बस सी लैंग्वेज में आप पॉइंटर को स्टार से इंडिकेट करते हैं ना, और जावा में हम लोग उसे इंडिकेट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। लेकिन लेकिन सी लैंग्वेज में किसी का भी पॉइंटर बना सकते हैं ना। एक सिंपल से इंटीजर का भी पॉइंटर बना लेते हैं ना, एक सिंपल से कैरेक्टर का भी पॉइंटर बना लेते हैं ना। यहां नहीं बनेगा। यहां जब भी बनेगा किसका रेफरेंस बनेगा? दो ही चीजों का रेफरेंस बनेगा, या तो एरे का और या तो ऑब्जेक्ट का। आप कभी जावा में ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है और मैं इसका रेफरेंस बना सकता हूं क्या जावा में? सर ने कहा था रेफरेंस पॉइंटर जैसा होता है, तो सी में तो मैं पॉइंटर बना लेता था, यहां भी बना लूंगा। ऐसा नहीं है। जावा में सिर्फ दो ही चीजों के रेफरेंसेस अलाउड हैं, रेफरेंस टू एन एरे एंड रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। और वैसे बोलूं तो एक ही चीज का रेफरेंस है। क्या कहते हैं? वैसे बोलूं तो एक ही चीज का रेफरेंस है। एरे खुद क्या है? एरे खुद ऑब्जेक्ट्स हैं। हम एरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सहूलियत के लिए उसको एज एन एरे देख रहे हैं, बट जावा तो कहती है मेरे लिए तो एरे भी ऑब्जेक्ट है। तो जब जावा के लिए एरे भी ऑब्जेक्ट है तो बस ठीक है, फिर जावा में सिर्फ ऑब्जेक्ट के ही बनाए जाते हैं रेफरेंसेस। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एम्प्टी क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि वो एरे नहीं बन रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको सी लैंग्वेज याद है तो सी लैंग्वेज में जो ARR है वो एरे का ही नाम होता है ना। एरे का ही नाम ARR होता है ना। यहाँ एरे का कोई नाम ही नहीं है। यहाँ एरे एनोनिमस होता है, अननेम्ड होता है, गुमनाम होता है। उस गुमनाम एरे को नाम ARR के साथ कनेक्ट होकर मिलता है, तो ARR उस एरे का रेफरेंस बन जाता है। अब आपको इस पर्टिकुलर हीप एरिया में बैठे हुए 40 बाइट के ब्लॉक पे कुछ भी करना है, तो वो करना किसकी मदद से है? वो करना विद द हेल्प ऑफ ARR है। राइट? तो आपका ब्रिज, आपका पुल उस एरे तक कौन है? आपका ब्रिज, आपका पुल उस एरे तक ARR है। ओके, अगला स्टेप आता है, क्या ये स्टेप 1 और स्टेप 2 कंबाइंड हो सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ARR को कहीं और पॉइंट करा दीजिए, वो इसे छोड़कर किसी और को पॉइंट कर लेगा। वो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। हाँ, मैं कह रहा था कैन वी क्लब देम? यस, तो आंसर है यस, वी कैन क्लब देम। लेट मी राइट इट डाउन। वी ऑल्सो कैन club the previous two statements and write a single line. आप एक सिंगल लाइन लिख के भी अपनी बात जावा को कह सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे होगा? वो या तो ऐसे होगा, either you can write it in this way, int square bracket ARR equal to new int 10, or you can write it in this way, int ARR square bracket is equals to new int 10। आ रहा है समझ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के लिए। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन इज दैट आर int square bracket ARR and int ARR square bracket exactly same in Java? क्या कहते हैं? जितना आपने जावा पढ़ी है आपको लगेगा हाँ, लेकिन इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब है नहीं। राइट? क्यों? ध्यान से देखिएगा।
फॉर अ सिंगल रेफरेंस, ध्यान से सुनना, फॉर अ सिंगल रेफरेंस दे आर सेम। अगर आप एक सिंगल रेफरेंस बनाते हो तो ये सेम है। सो ध्यान दें, int स्क्वायर ब्रैकेट ARR and int ARR स्क्वायर ब्रैकेट आर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है? बट द ट्विस्ट comes now. But if we write int square bracket ARR comma BRR and int ARR square bracket comma BRR, then they are different. समझ आ रहा है? अब इनमें क्या डिफरेंस है समझिए। पहला क्या कह रहा है जावा से और दूसरा क्या कह रहा है जावा से, समझ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? जब तक आप एक अकेला रेफरेंस बनाते हैं तब तक int स्क्वायर ब्रैकेट ARR कह दें या int ARR स्क्वायर ब्रैकेट कह दें, फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। दोनों में कंपाइलर को एक जैसा लगता है, लेकिन जब आप मल्टीपल रेफरेंस बनाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट will actually create how many references? 2 references, right? Called ARR and BRR. While the second statement will only create one reference called ARR and BRR will be created as a simple int variable. समझ आई बात? From the purpose of interview, remember this point. तो इंडिविजुअली एक जैसे हैं, बट जब कॉमा लग जाएगा तो इन दोनों में फर्क आ जाएगा। ठीक, बढ़ूं आगे? ओके, अब आते हैं विवेक के सवाल पे कि अगर एरेज ऑब्जेक्ट्स हैं तो क्या उनकी क्लास है? ऑफ कोर्स उनकी क्लास है। और अगर उनकी क्लास है तो क्या हम उनकी क्लास को देख सकते हैं? तो आप उनकी क्लास का नाम देख सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ठीक है? वो क्लास जावा ने बनाई है, याद रखिएगा, हम लोगों ने नहीं बनाई है। तो ना हम उस क्लास के साथ कोई छेड़खानी कर सकते हैं, ना हम उस क्लास के अंदर कोई मैनिपुलेशन कर सकते हैं। हम बस ये देख सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आज आपको एक और नई चीज सिखा रहा हूं, जावा में कैसे पता करते हैं कौन किस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो पहले अपन जिन क्लासेस को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने कहा जावा से स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल। क्या सिटी स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? राइट? अब मैं पता करना चाहता हूं सिटी जिसको पॉइंट कर रहा है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। हालांकि मुझे दिख रहा है वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, बट स्टिल आई वांट टू आस्क फ्रॉम जावा। तो जावा में अगर आपको पता करना है कोई भी रेफरेंस किस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आप एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम है गेट क्लास, और इसके बाद डॉट लगाकर एक और मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम है गेट नेम। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है इसके लिए इंतजार करिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये लाइन कैसे काम कर रही है इसके लिए इंतजार करिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। बट इतना जान लीजिए, ये लाइन चलने पर आपको ये बता देगी जावा कि सिटी कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट को कर रहा है पॉइंट। तो बताइए सिटी कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन से पैकेज में है? स्ट्रिंग कौन से पैकेज में? java.lang। तो आपको पूरा नाम दिखेगा java.lang.string। देखा, java.lang.string, राइट? सिमिलरली मैं यहां पर यूज करता हूं स्कैनर, kb इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। ठीक है, हमें मालूम है kb कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है? स्कैनर क्लास के।
यहां बोलिए kb.getClass.getName। स्कैनर कौन से पैकेज में? java.util में। चलाइए, आपको आंसर मिलेगा इसकी क्लास का नाम java.util.scanner। करेक्ट। तो इसका मतलब ये तरीका सक्सेसफुल है ये पता करने के लिए कि क्लास का नाम क्या है, राइट। अब हम लोग इसी तरीके को अप्लाई करते हैं एरे पे। int square bracket arr is equals to new int 10, राइट। मैंने आपसे क्या कहा, यहां कहीं हमें नहीं दिख रहा है कि क्लास बनी है ना, नहीं दिख रहा ना। हमने कहा बनाई कोई क्लास नहीं बनी है, लेकिन हकीकत ये है ARR भी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और देखिए, पहचानिए उस क्लास का नाम क्या है और वो कौन से पैकेज में है। पहचानिए उस क्लास का नाम क्या है। उस क्लास का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट आई। ये अजीब सा नाम क्या है, तो समझने की कोशिश करिए। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये बता रहा है 1D एरे बन रहा है। तो गेस करिए अगर 2D एरे होता तो, अगर 2D एरे बनाएगा तो यहाँ डबल स्क्वायर ब्रैकेट आएगी ऐसे जावा में। तो क्योंकि 1D एरे बन रहा है तो यहाँ सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। ओके, और आई तो आप पहचान ही रहे होंगे। आई क्या बता रहा है? व्हाट इज क्रिएटेड इज एन एरे ऑफ इंटीजर। तो अब आप देखिए, जावा ने इतना अजीब नाम क्लास का इसीलिए दिया है क्योंकि जावा नहीं चाहती कि मैं और आप उस क्लास तक पहुंचे और मैं और आप उस क्लास को अपनी मर्जी से यूज करें। तो हम जावा में इस स्क्वायर ब्रैकेट आई नाम की क्लास को कभी भी खुद डायरेक्टली प्रोग्राम में रेफर नहीं कर सकते। क्या हम स्ट्रिंग क्लास को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग बोलकर? करते हैं। क्या हम स्कैनर क्लास को स्कैनर बोलकर रेफर कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैथ क्लास को मैथ के साथ रेफर करते हैं, लेकिन एरे की क्लास को नहीं कर सकते। एरे की क्लास जावा अपने लिए इंटरनली बनाती है, इसलिए जावा ने इसका नाम भी बहुत अजीब सा दिया है और हम लोगों को इसको यूज करने के लिए मना करा है। समझ आ रहा है? बट ये प्रूफ होता है इस कोड से कि एरे इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से जावा ने कर रखे हैं डिजाइन। ऐसे गेस करिए, ये इंट की जगह अगर मैं डबल कर दूं, कर सकता हूं? डबल स्क्वायर ब्रैकेट आर इक्वल टू न्यू डबल फॉलोड बाय 10। रन करिए, चेक करिए, स्क्वायर ब्रैकेट डी। क्लियर है? ये डबल की क्लास का नाम है। और याद रखिएगा, ध्यान से सुनना, एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन। जावा में ये और ये एक ही बात है। जल्दी जल्दी पहले मेरे सवाल का जवाब दें। क्या जावा में ये तीनों एक ही हैं? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है इनमें। ये कौन है? ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये जावा की एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। ये कौन है जिसका डी बड़ा है? ये जावा में रैपर क्लास है, ठीक है। और ये कौन है? ये जावा में एरे की क्लास है। एरे क्लास क्रिएटेड बाय जावा फॉर व्हाट? फॉर एरे ऑफ डबल्स। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्लाइड में नहीं है ये पॉइंट। रिमेंबर दिस। आ रहा है समझ? ये सब अलग अलग हैं, डोंट मिक्स देम। हटा दूं? क्लियर कर दूं स्क्रीन? यस प्रदीप, क्या पूछ रहे थे? अब आप पूछो, क्या क्वेश्चन था आपका? अरे क्योंकि जावा नहीं चाहती ना आप जबरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं, इसलिए जावा ने हाइड किया है। ऐसे तो जावा बहुत कुछ हाइड करती है। एड्रेस कहाँ दिखाती है जावा आपको? नहीं चाहती जावा कि आपको एड्रेस शेयर करे। बहुत सारी चीजें लैंग्वेजेस हाइड करती हैं। इसमें प्राइवेसी है कि एज अ डेवलपर जावा नहीं चाहती कि आप एरे की क्लास को जाकर मैनिपुलेट करें, क्योंकि जावा आपको वही फील देना चाहती है जो सी देती थी एरे को लेकर। यस और नो?
आप जब एरे एक्सेस करेंगे तो आपको एरे एक्सेस करते हुए देखकर कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। अभी देखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है जितना व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है? ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है। अब अगला पॉइंट आता है जावा में एरे को एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये बताइए, जावा में एरे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? लेकिन जावा में एरे ऑब्जेक्ट होने के बावजूद एक्सेस उसी सिंटेक्स से होता है जो आपने सी में पढ़ा है। पढ़ा है? क्या पढ़ा है सिंटेक्स एरे एक्सेस करने का? एरे एक्सेस करने का सिंटेक्स होता है, आप एरे का नाम लेते हैं, या वो नाम किसका हो जाएगा? या वो नाम हो जाएगा एरे के रेफरेंस का। ठीक, फिर इसके बाद क्या लगाते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या लगाते हैं? फिर इसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोवाइड करते हैं आप इंडेक्स नंबर, और अगर इसमें वैल्यू असाइन करनी है तो इज इक्वल टू वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो जो इंडेक्स नंबर आप देते हैं उस इंडेक्स में वैल्यू चली जाती है। राइट? ऐसे ही अगर आपको एरे की वैल्यू किसी वेरिएबल में रखनी हो तो आप बोलते हैं वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एरे रेफरेंस का नाम, जो भी आप देना चाहते हैं, एरे रेफरेंस के नाम के बाद फिर यहाँ पर इंडेक्स नंबर दे देते हैं। अब बताइए, यहाँ कहीं से भी लग रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट पे डील कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट पे तो डॉट आता है, पैरेंथेसिस आता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जावा चाहती है आप इनिशियली ऐसे ही हैंडल करें एरे को जैसे आप सी में हैंडल करते थे। इसलिए जावा ने इस चीज को अपन से हाइड रखा। जब तक कोई अपन को बताए ना, तब तक पहली बार में समझ ही नहीं आता है कि हम एक ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। हमें ऐसा ही फील होता है कोड का सिंटेक्स देखकर कि हम डील कर रहे हैं विद अ नॉर्मल वेरिएबल। राइट? समझ आया? अब हमारे केस में क्या होगा? अब हमारे केस में अगर हमने कहा int स्क्वायर ब्रैकेट ARR इज इक्वल्स टू न्यू INT10, ये हमने एरे बना लिया। अब हमें एरे के 0 सेल में डालना है 25, तो हम बिल्कुल सी लैंग्वेज स्टाइल में बोलेंगे ARR 0 इक्वल टू 25। एरे के इंडेक्स नंबर 1 में डालना है 30, तो ARR 1 इक्वल टू 30। एरे का डेटा डिस्प्ले करना है तो हम बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR 0। फिर इंडेक्स 1 का डेटा डिस्प्ले करना है तो हम बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR 1। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा सी या C++ में आपने देखा। करेक्ट? तब आप इस पोर्शन को देखिए और मुझे बताइए, ये पोर्शन देखकर तो कहीं से भी नहीं लग रहा ना कि आप जावा पढ़ रहे हैं। बताओ, इतना पोर्शन अगर दिखाया जाए तो हु कैन गेस? सब बोलेंगे ये तो सी जैसा है, C++ जैसा है, वैसा ही जावा करती है। और ये खाली जावा ही नहीं करती है, ये डॉटनेट भी करती है। आप कभी डॉटनेट पढ़ेंगे, वहां भी आपको ऐसे ही दिखेगा। हर लैंग्वेज ऐसा ही करती है सिवाय पाइथन के। ठीक, क्लियर हुआ? So this is how we create an array. This is how we access an array. अब एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं, that is also very very important. क्या है वो ये कि ये जो साइज हम देते हैं, इसे मैं पिछले वाले पे ही मार्क कर देता हूं। ये जो साइज हम दे रहे होते हैं, ये दोनों अलाउड है। दोनों अलाउड है का मतलब समझ रहे हैं? दिस साइज कैन बी कांस्टेंट आल्सो, और इट कैन आल्सो बी वेरिएबल। ठीक है, लेकिन किस टाइप का कांस्टेंट, किस टाइप का वेरिएबल? तो इसका जवाब बहुत स्ट्रिक्ट है जावा में। कांस्टेंट भी होना चाहिए इंटीजर टाइप का, वेरिएबल भी होना चाहिए इंटीजर टाइप का। समझ आया? स्ट्रिंग ARGS से इनपुट हम कैसे ले पा रहे हैं? ओनली रेफरेंस से। तो वहां एरे जावा बना रही है ना रश्मि। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ लिखते हो तो जावा एरे बनाकर पास करती है ARGS को। याद कीजिए, ARGS मेन मेथड का आर्गुमेंट है ना। बताओ हाँ या ना में जवाब दो। है, ARGS आर्गुमेंट है ना। अब आप बताओ, अगर किसी मेथड में कोई आर्गुमेंट है तो जब उस मेथड को कॉल करा जाएगा तो उस आर्गुमेंट को वैल्यू भेजी जाएगी कि नहीं? बहुत सिंपल सा सवाल है। फिर सुनो, अगर कोई मेथड आर्गुमेंट लेता है तो जो उस मेथड को कॉल करेगा,
क्या उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे आर्गुमेंट पास करे? बनती है, राइट? अब आप बताइए, मेन को कॉल हम लोग करते हैं क्या? डू वी कॉल मेन एज प्रोग्रामर्स? नो, मेन इज कॉल्ड बाय जेवीएम। तो मेन में जो ARGS है, बहुत अच्छी बात आपने कैच करी, वो एक रेफरेंस है, लेकिन उसको एरे कहां से मिलता है? तो जवाब है, उसको एरे जेवीएम बना के भेजता है जब जेवीएम मेन को कॉल करता है। सब लोग ने समझा है बात? रश्मि का क्वेश्चन समझा आपने? क्वेश्चन वाज वेरी गुड कि ARGS को हम कैसे यूज कर पाते हैं। वहां तो हम कोई न्यू व्यू लिखते नहीं है, तो हम कैसे वहां उसको अपने प्रोग्राम में इनपुट के लिए यूज कर लेते हैं। तो ARGS और ये जो ARR है, इन दोनों में अंतर है, समझो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूंगा ये ARR कौन है, तो आप बोलोगे ये लोकल एरे है। क्या इस एरे को प्रोग्रामर ने बनाया है? तो जवाब है हाँ, ये हमने बनाया है। तो फिर इसके लिए न्यू लिखकर एरे भी हम बनाएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं एरे, ये पैरामीटराइज्ड है, यहां जेवीएम पास करेगा। जेवीएम इतना कैसे सोच लेता है? क्यों नहीं सोच लेगा? तुम जेवीएम में ही तो जावा कर रहे हो। क्यों नहीं सोच लेगा इतना? जब आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स तुम्हारा चेहरा रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जब आजकल की एप्लीकेशंस आपका मूड देखकर गाना प्ले कर देंगे कि नहीं? आ गई ना ऐसी एप्स जो आपके मूड को देखकर करती हैं। जब एलेक्सा को बोलेंगे एलेक्सा डिम द लाइट्स, तो एलेक्सा लाइट्स को डिम कर देगी। तो भाई मेरे जेवीएम क्यों नहीं कॉल कर पाएगा मेन को? किस जमाने की बात कर रहे हैं अपन? कौन से एरा में अपन जी रहे हैं आज? वी आर इन AI एरा। तो फिर आज तो क्या नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद देखना जेवीएम दिल की बात कह आएगा गर्लफ्रेंड को तुम्हारी तरफ से। जेवीएम बोलेगा बुलाता हूँ। राइट? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जेवीएम। बहुत कुछ कर लेता है प्रदीप, और खैर बनाया ही ऐसे गया है उसको। चले आगे, आया समझ? अब आपके लिए टास्क दे दूं जो आपको करके लाना है। मैंने सब बता दिया है, कोडिंग नहीं कराई है जानबूझ के, कोडिंग आप करके लाएंगे। फिर अगले लेक्चर में कोड में आपसे डिस्कस करूंगा। आपके लिए जो चैलेंज है वो ये है, बहुत ही सिंपल चैलेंज है। आपको एक एरे क्रिएट करना है, ठीक है? एरे की साइज यूजर से लेनी है। सो द असाइनमेंट इज, बहुत बढ़िया सवाल है विकास। तो आ जाएगी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम होगा नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। अगर हम एरे को नेगेटिव में कोई साइज देंगे तो जावा एक्सेप्शन दे देती है। क्या नाम है एक्सेप्शन का? ध्यान से सुना, एक्सेप्शन का नाम है नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। इसलिए एरे की साइज आप -10 नहीं दे सकते, ठीक है? राइट। सो जो आपको ट्राई करके लाना है वो ये, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे ऑफ n integers. Write a program to create an array of n integers where n should be taken from the user. यूजर से आपको पूछनी है एरे की साइज। आगे देखिए क्या करना है, जो वो साइज दे रहा है उतने का एरे बनाना है। देन आस्क द यूजर टू इनपुट वैल्यूज इन द एरे। फिर यूजर से आप एरे में वैल्यूज मांगे एंड फाइनली calculate the sum and average of all the elements of the array. हो जाएगा? यूजर से एरे की साइज लेनी है, वो जितनी भी साइज दे उतने का एरे बनाना है। किसका एरे बनाना है? इंटेजर्स का। फिर यूजर को बोलना है इनपुट दीजिए, वो आपको एक एक करके उतने इनपुट्स देगा जितनी एरे साइज है। वो इनपुट कहाँ रखने हैं? वो इनपुट रखने हैं एरे के अंदर, और अल्टीमेटली आपको वो एरे के अंदर जो इनपुट्स आए उन सभी इनपुट्स का सम दिखाना है, एवरेज दिखाना है। बन जाएगा?
ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल कोड है। नहीं बनेगा तो अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करने ही वाले हैं इसको क्लास में। सो दिस इज पेज 1। विवेक, क्लास आपको दिख नहीं रही है बेटा, क्लास अंदर बन रही है, जावा ने बना के रखी हुई है। जैसे आपने सी में पढ़ा है ना, अपन सिंगल कोट में ए लिखते हैं तो कंपाइलर उसको 65 बना देता है कि नहीं? बताओ, बना देता है ना। ऐसे जावा में जब अपन लोग एरे बनाते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे, वो जो क्लास आपने देखी थी स्क्वायर ब्रैकेट वाली, उसके साथ कनेक्ट कर देता है। समझ आ रहा है? मतलब आप ये कह सकते हो जावा में एरे एक ऐसी क्लास है जो एक नॉर्मल क्लास से डिफरेंट तरीके से यूज होती है। जेवीएम जैसे हम ही ने तो सोचा है प्रदीप, जेवीएम एक ह्यूमन क्रिएशन ही तो है। आपको क्या लग रहा है जेवीएम अपने आप करता होगा ये सब काम? नहीं, जेवीएम भी तो एक डेवलपर ने डिजाइन करा है ना? तो इंसान से तो बड़ा कुछ भी नहीं है ना। हाँ, आप ये कह सकते हो हम लोग उन डेवलपर्स के लेवल पे कब पहुंचेंगे, तो टाइम लगेगा अभी समय लगेगा। धीरे धीरे जब आप लैंग्वेजेस समझेंगे, जब आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे, कंप्यूटर्स को समझेंगे, तब उस लेवल पे चीजें आप सोच पाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है ना कि आप लैंग्वेज को समझे पहले। जेवीएम भी तो किसी लैंग्वेज में बना होगा ना, क्या कहते हो? तो जिस बंदे ने जेवीएम बनाया होगा वो उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझता होगा। सोच के देखो। एंड एवरीवन नोज जेवीएम किस में बना है, किस में बना है? सी सी प्लस प्लस में बना है। पहले सी में बना था, 2006 के बाद सी डबल प्लस में बनाया गया है। तो बस एक लैंग्वेज बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है ना कि जिस लैंग्वेज में वो लैंग्वेज बनेगी, आप उस लैंग्वेज को पहले अच्छे से समझो। राइट? हो गया? स्क्रीनशॉट्स ले लिया आपने? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।